आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 21। तो आज के लेक्चर में भी हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक से काफी कम क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, फिर भी हम करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का पहला दिन रहेंगे जो कि है एपीमर्स और मोनोमर्स। एपीमर्स एंड मोनोमर्स। तो क्या होता है एपीमर्स, क्या होता है मोनोमर्स, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। CHO और CH3, यहाँ पे OH H OH H H OH और यहाँ पे OH और H। यहाँ पे एक कंपाउंड है कि नहीं, एक और कंपाउंड है जो कि आपका CHO और CH3 और ये आपका B है। यहाँ पे भी OH H OH H OH H और OH और H, ये दोनों आपका कंपाउंड है। अब जरा आप ध्यान से इन दोनों कंपाउंड को देखेंगे फ्रेंड, तो इसमें इन दोनों कंपाउंड में आपको एक ही डिफरेंस नजर आएगा। वो क्या है डिफरेंस? जो इस कार्बन और इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो रहा है कि नहीं। ये जो कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है इन दोनों कंपाउंड में चेंज हो रहा है। बाकी जितने भी काइल कार्बन है उसके कॉन्फ़िगरेशन दोनों में सेम है। जैसे मान लेते हैं इसका R है, अब हो सकता है S हो, हम मान रहे हैं, आप निकाल के देखिए R है कि S है। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं, इसलिए मैं सिर्फ मान रहा हूँ। यदि ये मान लेते ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये चारों काइल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें क्या है, R है, तो इसमें भी R ही होगा। यदि इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन इसमें R है तो इसमें भी R ही होगा, क्योंकि इस काइल कार्बन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जैसा इसमें ग्रुप है एज इट इज उसमें भी वैसे ही है। यदि इसमें R है तो इसमें भी R ही होगा। इसका बताइए, यदि इसमें R है तो इसमें भी R ही होगा, क्योंकि इस काइरल कार्बन और इस काइरल कार्बन जो ग्रुप का अरेंजमेंट है वो सेम है, जैसा इसमें था वैसा ही इसमें। इसका बताइए फ्रेंड, यदि इसमें R है तो इसमें क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, क्योंकि एक बार चेंज हुआ है। देखिए ध्यान से, H यहाँ पे था और OH यहाँ पे था, और इसमें OH यहाँ पे और H यहाँ पे। तो जब एक बार चेंज हो, जब ऑड नंबर में चेंज हो, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यदि ये R है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका S। समझ में आया? ये भी R होगा और ये भी R होगा। तो इन दोनों कंपाउंड में जितने भी काइल कार्बन है उसमें सिर्फ एक काइल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो रहा है, बाकी सारे काइल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है एज इट इज है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ एक काइल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, बाकी काइल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज हो, उसको हम क्या कहते हैं, डाइस्टीरियोमर्स। ऐसे कंपाउंड को हम डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। देखो ये इनैंशियोमर्स कब बनता, जब यहाँ पे जितने भी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन है वो सब इसमें चेंज हो जाता। ये R है S हो जाता, R है S हो जाता, R है S R S, तब A और B आपका इनैंशियोमर्स होता। और A और B आइडेंटिकल कब होता, A और B तब आइडेंटिकल होता जब इस कंपाउंड में जो भी काइल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन है इसमें भी वही होता, तब आपका A और B आइडेंटिकल होता। यहाँ पे इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका A और B जो है इनैंशियोमर्स है। हम पढ़ चुके इनैंशियोमर्स में क्या होता है, सारे के सारे कार्बन कॉन्फ़िगरेशन ना तो सेम होता है ना तो चेंज होता है, कुछ का चेंज होता है कुछ का नहीं चेंज होता है। तो A और B क्या आपका, A और B जो फ्रेंड ये आपका इनैंशियोमर्स है, A सॉरी डाइस्टीरियोमर्स है, A एंड B अब क्या है, डाइस्टीरियोमर्स है। ए और बी जो है आपका डाइस्टीरियोमर्स है। समझ में आया? ए और बी आपका क्या है, डाइस्टीरियोमर्स है। अब ए और बी में यदि आप देख रहे हो फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही काइरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो रहा है, बाकी जितने भी काइरल कार्बन है उसके कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ एक
कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, बाकी कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज हो, उसको डायस्टेरियोमर्स कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड को हम एपीमर्स के नाम से भी पहचानते हैं। किसके नाम से? एपीमर्स के नाम से। तो ए और बी जो है फ्रेंड आपका, ये एपीमर्स भी है, ठीक है ना, एपीमर्स। एपीमर्स के लिए फ्रेंड कंडीशन है कि एक ही कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए, सिर्फ एक ही कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज होना चाहिए। पर डायस्टेरियोमर्स के लिए ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे यदि दो कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता तो डायस्टेरियोमर्स तो होता, पर वो एपीमर्स नहीं होता। जैसे देखिए, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे बी और सी, बी और सी क्या है आपका? डायस्टेरियोमर्स है। बी और सी डायस्टेरियोमर्स है क्योंकि बी और सी में एक अकाइल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो रहा है, जो कि इसका है। देखो यहाँ पे OH राइट में, यहाँ पे OH लेफ्ट में हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक अकाइल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे R का S हो जाएगा। बाकी देखो इसमें जैसा अरेंजमेंट है इस कार्बन का, उसमें भी वैसे ही है, ये भी आपका R ही होगा। इसमें इस कार्बन का जैसा अरेंजमेंट है उसमें भी वैसा ही होगा। इस कार्बन का इस कार्बन का जैसा अरेंजमेंट है इसमें भी वैसा ही है, ये भी R ही होगा। यदि आप बी और सी को देखें फ्रेंड, तो फिर से बी और सी में एक ही काइरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हुआ है। बी और सी में जो पहला वाला काइरल कार्बन है उसी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। तो बी और सी तो आपका डाइस्टेरियोमर्स है, ठीक है ना, बी और सी जो है आपका डाइस्टेरियोमर्स है। डाइस्टेरियोमर्स। और बी और सी जो है ये आपका एपीमर्स भी है। बी और सी क्या आपका एपीमर्स भी है कि बी और सी में एक अकाइल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एक अकाइल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, ऐसे कंपाउंड को हम एपीमर्स कहते हैं। तो बी सी आपका एपीमर्स है, ए बी भी क्या आपका एपीमर्स है। अब आप बताइए फ्रेंड, क्या ए और सी आपका एपीमर्स है? नहीं फ्रेंड, डाइस्टेरियोमर्स है, क्योंकि ए और सी में दो काइल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे आर और यहाँ पे एस, और यहाँ पे देखिए आर और यहाँ पे एस। तो दो काइरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है चेंज हो रहा है और दो का नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को तो हम डाइस्टेरियोमर्स ही कहेंगे। तो ए और सी आपका डाइस्टेरियोमर्स तो है, ए एंड सी आपका डाइस्टेरियोमर्स तो है, बट ए और सी जो है आपका एपीमर्स नहीं है, क्योंकि एपीमर्स के लिए एक ही काइरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए, जबकि ए और सी में दो काइरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जितने भी एपीमर्स होते हैं, सारे के सारे एपीमर्स जो होते हैं वो डाइस्टेरियोमर्स होते हैं, है कि नहीं। जितने भी आपके एपीमर्स होते हैं, सारे के सारे एपीमर्स जो होते हैं आपके डाइस्टेरियोमर्स होते हैं, पर सारे के सारे डाइस्टेरियोमर्स जो होते हैं वो आपके एपीमर्स नहीं होते हैं। ऑल एपीमर्स आर डाइस्टेरियोमर्स, बट ऑल डाइस्टेरियोमर्स आर नॉट एपीमर्स। कुछ डाइस्टेरियोमर्स जो होते हैं वो आपके एपीमर्स नहीं होते हैं। ऐसे डाइस्टेरियोमर्स जिसमें एक से ज्यादा काइरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है वो आपके एपीमर्स नहीं होंगे। पर जितने भी एपीमर्स हैं वो तो डाइस्टेरियोमर्स तो होंगे ही होंगे, है कि नहीं। तो ऑल एपीमर्स आर डाइस्टेरियोमर्स, बट ऑल डाइस्टेरियोमर्स आर नॉट एपीमर्स। तो ऑल एपीमर्स
ऑल एपीमर्स आर डाइस्टेरियोमर्स। डाइस्टेरियोमर्स बट ऑल डाइस्टेरियोमर्स आर नॉट एपीमर्स। आर नॉट एपीमर्स। बताइए इस लाइन का मतलब आपको समझ में आया? ऑल एपीमर्स आर डाइस्टेरियोमर्स बट ऑल डाइस्टेरियोमर्स आर नॉट एपीमर्स। ठीक है, चलिए इसमें बताइए फ्रेंड, ये आपके एपीमर्स है कि नहीं है? ओ एच, एच, ओ एच, एच। बताइए ए और बी जो है ये आपके एपीमर्स है कि नहीं है? है। देखो ए और बी में ये आपका हो गया काइरल कार्बन, ये हो गया आपका काइरल कार्बन, ये काइरल कार्बन, ये और ये। तो देखो इस काइरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज नहीं होगा। यदि इसमें आर है तो इसमें भी आर होगा, मान लेते हैं, बाकी एस भी हो सकता है, तो हमें क्या ही है यहाँ पे यूज नहीं है कि हमें आर और एस निकालना है, यहाँ पे हम मान के भी कर सकते हैं, इसलिए मैं मान के ही कर रहा हूँ। तो यदि इसका आर है तो इसका भी आर ही है, क्योंकि अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रहा है। इसमें देखिए यदि इसका हम आर माने फ्रेंड तो उसका एस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार चेंज हुआ है, एच और ओ एच ने अपनी पोजिशन चेंज किया है, तो ऑड नंबर में चेंज हुआ है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताइए फ्रेंड, तो देखिए यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है इसका भी आर होगा, कोई भी अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रहा है। और इसका यदि आर है इसका भी आर होगा, और यदि इसका आर है तो इसका भी आर होगा। तो ए और बी में जितने भी काइरल कार्बन है सिर्फ एक ही काइरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है चेंज हो रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को ही तो हम एपीमर्स कहते हैं। तो ए एंड बी, ए एंड बी आपका डाइस्टेरियोमर्स है। ए और बी आपका डाइस्टेरियोमर्स है, और ए और बी आपका एपीमर्स भी है। ए और बी आपका एपीमर्स भी है, क्योंकि ए के काइरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो रहा है। और ए और बी फ्रेंड आपका मोनोमर्स भी है। ए एंड बी जो है आपका मोनोमर्स भी है, मोनोमर्स भी है। मोनोमर्स किसे कहते हैं? जब आपका एपीमर्स साइक्लिक फॉर्म में हो, जब आपका एपीमर्स साइक्लिक फॉर्म में हो तो ऐसे कंपाउंड को ही हम मोनोमर्स कह देते हैं। मोनोमर्स कुछ नया नहीं है, एपीमर्स ही आपका साइक्लिक फॉर्म में हो। ये एपीमर्स था, ये साइक्लिक फॉर्म में था, इसलिए हमने सोचा कह दिया मोनोमर्स कह दिया। ठीक है ना? तो मोनोमर्स में भी क्या होना चाहिए, एक इकाइल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होना चाहिए, पर साइक्लिक फॉर्म में। एपीमर्स साइक्लिक में भी हो सकता है और ओपन में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए समझ में आया? हम्म। तो ऑल एपीमर्स आर डाइस्टेरियोमर्स बट ऑल डाइस्टेरियोमर्स आर नॉट एपीमर्स। ठीक है ना? ऐसे ही डाइस्टेरियोमर्स को आप एपीमर्स कह सकते हो जहां पे एक ही काइल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो। ठीक है, समझ में आया? चलिए
चलिए फ्रेंड, अब हम एक पुराना टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो क्या पढ़ा था हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी में कि यदि हम एक प्लेन पोलराइज लाइट को ट्यूब से पास करें और ट्यूब में आपका सोल्यूशन है, ट्यूब में क्या है, सोल्यूशन है, जिसका हमें पता करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यदि हम एक प्लेन पोलराइज लाइट को किसी ट्यूब से पास करें जिसमें आपका सोल्यूशन है, और इस ट्यूब का जो लेंथ है वो डेसीमीटर में रहना चाहिए, और इसके अंदर जो सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ग्राम पर एमएल में होना चाहिए। ये हमने डिस्कस किया था। तो इसका तीन रिजल्ट हो सकता है। पहला क्या हो सकता है कि आपका कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। आपका जो सोल्यूशन है वो क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड, जैसा प्लेन पोलराइज्ड लाइट पहले था सोल्यूशन में पास करने से पहले, सोल्यूशन में पास करने के बाद भी वैसा ही रहेगा, उसमें थोड़ा भी चेंज नहीं होगा, है कि नहीं। सोल्यूशन में पास करने से पहले भी आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे ही था, और सोल्यूशन में पास करने के बाद भी ऐसा ही है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव हो, है कि नहीं। जो आपका सोल्यूशन है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे। जो आपका सोल्यूशन है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे। और रोटेट भी दो तरीके से कर सकता है, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये रहा इनिशियल पोजीशन। यदि क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो हम ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये रहा इनिशियल पोजीशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो हम इसको कहेंगे लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी, ठीक है। जब क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो लीवो रोटेटरी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा है फ्रेंड, थीटा, इसको बोलते हैं हम ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन। ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन। ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन। और एल क्या है, एल जो है आपका लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब, और किस में लेना है, डेसीमीटर में लेना है। ट्यूब का लेंथ आपको डेसीमीटर में लेना है, ये कन्वेंशन है। और सी क्या है आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, और इसको आपको ग्राम पर एमएल में रखना है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में है? ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना। यदि किसी पीपीएल, पीपीएल का मतलब है प्लेन पोलराइज लाइट को आप ट्यूब से पास करोगे, और ट्यूब में आपने सोल्यूशन रखा है जिसके लिए आपको चेक करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इसका तीन रिजल्ट आ सकता है। पहला, तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यदि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव है तो रोटेट कर सकता है। अब रोटेट भी दो तरीके से कर सकता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यदि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। और यहाँ पे जो थीटा है, थीटा ये है, इनिशियल एंगल से, आप इनिशियल पोजीशन से आपका प्लेन पोलराइज लाइट कितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है ना। ये आपका थीटा है। थीटा को हम बोलते हैं ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन। थीटा जो हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन। और एल क्या है, लेंथ ऑफ ट्यूब, और सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। आपको ट्यूब का लेंथ
डेसीमीटर में रखना है और कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का रखना है ग्राम पर ml में। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया फ्रेंड। अब ये थीटा है, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू है। मतलब आप एक्सपेरिमेंट करके ही पता कर सकते हैं ना फ्रेंड कि किसी सोल्यूशन ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितना रोटेट किया। आप एक्सपेरिमेंट करके ही पता कर सकते हो कि किसी सोल्यूशन ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितना रोटेट किया और क्लॉकवाइज किया कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो जो आपका थीटा है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वैल्यू है। हमें एक्सपेरिमेंट में एक चीज पता चला कि जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ ऑफ ट्यूब के। जो थीटा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ ऑफ ट्यूब के। और ये बात समझ में भी आता है। जैसे देखो, ये एक ट्यूब है और ये एक ट्यूब है। यहाँ पे सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैं फिक्स कर दूं। इसमें जो सोल्यूशन है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन सी है और उसका भी, इसमें जो सोल्यूशन है इसका भी कॉन्सेंट्रेशन सी है। दोनों ट्यूब में मैं सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दूं, फिक्स कर दूं। तो आप ही बताइए किसमें सोल्यूशन ज्यादा आएगा, इसमें सोल्यूशन का अमाउंट ज्यादा आएगा या इसमें सोल्यूशन का अमाउंट ज्यादा आएगा? इसमें ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पे ट्यूब का लेंथ है इससे बड़ा है। यदि ये सोल्यूशन, मान लेते हैं कि सोल्यूशन जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, ये जो सोल्यूशन है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, तो दोनों केस में कहाँ पे लाइट को रोटेशन ज्यादा आएगा? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सोल्यूशन है तो ज्यादा इफेक्ट दिखाएंगे, ज्यादा उसको रोटेट करेंगे। यहाँ पे कम सोल्यूशन है तो कम रोटेट करेंगे, कम अपना इफेक्ट दिखाएंगे। जितना ज्यादा सोल्यूशन होगा उतना ही ज्यादा वो अपना इफेक्ट दिखाएंगे और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे। तो जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ ट्यूब के। क्योंकि ट्यूब का लेंथ बढ़ जाएगा तो उसमें सोल्यूशन का अमाउंट बढ़ जाएगा। यदि सोल्यूशन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो जो एंगल ऑफ रोटेशन है, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन है, वो भी बढ़ जाएगा। इतना समझ में आया फ्रेंड? और हमें एक्सपेरिमेंट में पता चला ये थीटा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यदि हम लेंथ, ट्यूब का लेंथ फिक्स कर दें, हम क्या कर रहे हैं, ट्यूब का लेंथ फिक्स कर दें, दोनों जगह ट्यूब का लेंथ क्या है, फिक्स है, पर एक जगह पे सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दे, एक जगह पे सोल्यूशन को गाढ़ा कर दे, सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दे, ज्यादा कर दे, और एक जगह पे सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दे, सोल्यूशन को थोड़ा हल्का कर दे। तो आप ही बताइए यदि ये सोल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, यदि ये सोल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है तो दोनों में से कहाँ ज्यादा रोटेट करेगा? मेरे ख्याल से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी उसका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है कम इफेक्ट दिखाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड आपको? देखो, पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दिया, हमने दो ट्यूब लिया और हमने क्या किया, उसका कॉन्सेंट्रेशन दोनों ट्यूब में जो सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन है फिक्स कर दिया। तो हमने देखा कि जो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ ट्यूब के। ये हमें समझ में भी आया, यदि ट्यूब का लेंथ बढ़ जाएगा तो सोल्यूशन का अमाउंट बढ़ जाएगा, और सोल्यूशन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो एंगल ऑफ रोटेशन भी बढ़ जाएगा। यदि ज्यादा अमाउंट होगा तो ज्यादा अपना इफेक्ट दिखाएगा, कम अमाउंट होगा तो अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो किस केस में हुआ? और हमें क्या पता चला कि जो थीटा है, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के। ये हमें कैसे पता चला? हमने दो ट्यूब लिया फिक्स लेंथ का, दो ट्यूब लिया फिक्स लेंथ का, और एक ट्यूब में सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दिया और एक ट्यूब में सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया। तो ज्यादा, जिस ट्यूब में सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो ज्यादा अपना इफेक्ट दिखाएगा,
ज्यादा राइट को रोटेट करेगा। तो जो थीटा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के, और थीटा जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ ऑफ ट्यूब के। ठीक है, चलिए तो हम थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू एल इंटू सी, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों प्रोपोर्शनल है ना। यहाँ पे यदि हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं, हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि इस केस में है अल्फा। अल्फा क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लाया जो कि है अल्फा। अल्फा, उसके बाद एल और सी, अल्फा एल और सी, और किताबों में ऐसा लिखा रहता है लैम्डा टी। लैम्डा टी क्या होता है, लैम्डा और टी का मतलब ये भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आपको समझ में आया इतना बताइए। यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया और एक कांस्टेंट लाया, ये मैथ का रूल है ना, यदि आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के यदि इक्वल लाना चाहते हैं तो आपको एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, जो कि इस केस में हमारा अल्फा है। ये जो आपका अल्फा है इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। अल्फा क्या है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब ये वाई, गामा और टी का क्या मतलब है, वाई नहीं हो गामा है, तो गामा और टी का क्या मतलब है, तो गामा का मतलब है फ्रेंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है ना, गामा इसके मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, कैलकुलेशन में गामा और टी का कोई भी रोल नहीं है, बस ये अल्फा के ऊपर ऐसे गामा और टी लिखा रहता है। इसका मतलब है कि ये जो हम थीटा निकाल रहे हैं वो फिक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए निकाल रहे हैं और फिक्स टेम्परेचर के लिए निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन में इसका कुछ भी रोल नहीं है। ठीक है, क्या मतलब होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, कैलकुलेशन में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, किताबों में ऐसा लिखा रहता है थीटा इक्वल टू अल्फा गामा टी इंटू एल इंटू सी। तो हम क्या करेंगे, इसको गामा को हटा देते हैं, गामा और टी को हटा देते हैं, वैसे भी कैलकुलेशन में इसका रूल नहीं है, हम ऐसे करेंगे थीटा इक्वल टू अल्फा इंटू एल इंटू सी, थीटा इक्वल टू अल्फा इंटू एल इंटू सी। ठीक है, चलिए कितना समझ में आया फ्रेंड। हम्म तो जो आपका थीटा है ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ट्यूब, यदि ट्यूब का लेंथ बड़ा होगा तो आपका थीटा ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगा, यदि ट्यूब में कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज कर दोगे तो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन आपका बढ़ जाएगा। फिर हमने इन दोनों को ऐसे लिख लिया, उसके बाद हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना चाहते हैं, हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा जो कि इस केस में हमारा अल्फा था। अल्फा को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। यहाँ पे गामा और टी का कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है, बस किताबों में ऐसा लिखा होता है। गामा क्या होता है, गामा और टी हमें यही बता रहा है, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, जो आप ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन निकाल रहे हो वो फिक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए निकाल रहे हो, और यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, यही मतलब है गामा और टी का। तो गामा और टी का कैलकुलेशन में रोल नहीं है, इसलिए हमने इसको हटा लिया, तो हमारा इक्वेशन बन गया थीटा इक्वल टू अल्फा इंटू एल इंटू सी। ठीक है, चलिए समझ आया फ्रेंड। अब ये जो अल्फा है, अल्फा स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, ये कांस्टेंट होता है या फिक्स होता है प्योर कंपाउंड के लिए। जो आपका अल्फा होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स, कांस्टेंट या फिक्स होता है प्योर कंपाउंड के लिए। देखो यदि एल चेंज हो रहा है, सी चेंज हो रहा है, तो थीटा चेंज हो जाएगा। थीटा एल और सी तो आपका चेंज हो सकता है, पर जो आपका अल्फा है वो चेंज नहीं हो सकता प्योर कंपाउंड के लिए। मिक्सचर के लिए चेंज होता है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। यदि आपका कंपाउंड प्योर है तो उस केस में क्या होता है, अल्फा जो होता है चेंज नहीं होता है। तो अल्फा कांस्टेंट फॉर प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इतना समझ में आया फ्रेंड।
अल्फा कांस्टेंट रहता है प्योर सब्सटेंस के लिए। एक बात और याद रखना है आपको, जो अल्फा है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों के लिए सेम होता है। जो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और जो आपका कंपाउंड लीवो रोटेटरी है। डेस्ट्रो का मतलब क्लॉकवाइज और लीवो का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। डेस्ट्रो के ऊपर प्लस और लीवो के ऊपर माइनस। तो अल्फा जो है, अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है दोनों के लिए सेम होता है। सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड। तो चाहे आपका डेस्ट्रो फॉर्म हो चाहे लीवो फॉर्म हो, दोनों केस में अल्फा का जो मैग्नीट्यूड होता है कैसा होता है, सेम होता है। बस जो साइन होता है वो अपोजिट होता है। इस केस में जो आपका अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है और इस केस में जो आपका अल्फा होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, इस केस में जो आपका अल्फा होता है पॉजिटिव होता है और इस केस में आपको अल्फा जो होता है नेगेटिव होता है। अब इसको हम यूज कर सकते हैं कैसे, समझ लीजिए कोई एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, कोई एक डेस्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अब उसी का जो इनैंशियोमर्स पेयर है, उसी कंपाउंड का इनैंशियोमर जो पेयर है, और वो क्या है, लीवो रोटेटरी है। इनैंशियोमर्स पेयर तो ऐसे ही होते हैं, एक डेस्ट्रो होता है तो दूसरा लीवो होता है। तो उसी का जो इनैंशियोमर्स फॉर्म का इनैंशियोमर्स पेयर का जो दूसरा फॉर्म है जो लीवो रोटेटरी कंपाउंड है, सेम कंपाउंड का होना चाहिए। उसमें आपको थीटा निकलवा रहा है और उस केस में आपको अल्फा नहीं दिया है। आपको डी का अल्फा दिया है और एल का अल्फा नहीं दिया है। पर दोनों में क्या है, कंपाउंड सेम है, बस एक डेस्ट्रो है फिर दूसरा लीवो है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, डेस्ट्रोटेट्रिक कंपाउंड का जो अल्फा है उसी को यूज कर सकते हो, बस आपको साइन चेंज कर देना है। ये प्लस है तो वहां पे आपको माइनस कर देना है। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, पर दोनों कंपाउंड जो है वो इनैंशियोमर्स पेयर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बस लाइट का रोटेशन जो है अलग अलग करें। तो आपको लिख के देगा क्वेश्चन में। चलिए इसको लिखिए, बताते हैं कैसे क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो लिख लिया आपने, चलिए। क्वेश्चन, एन aqueous solution, an aqueous solution of +2 ब्यूटेनॉल। प्लस का मतलब क्या है, ये जो ब्यूटेनॉल है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, वो आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। aqueous solution of +2 butanol have concentration 0.5 ग्राम per ml and produce angle of rotation 1.5 डिग्री। एंगल ऑफ रोटेशन 1.5 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है इस केस में आप अल्फा बताइए, और दिया है आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन कि लेंथ ऑफ ट्यूब एंड लेंथ ऑफ ट्यूब 40 सेंटीमीटर। आपको अल्फा पूछ रहा है, अल्फा बताइए। ठीक है, अल्फा बताइए किसका, +2 ब्यूटेनॉल का। और क्या है, ये तो हो गया आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट। और यहाँ पे बोल रहा है आपको -2 ब्यूटेनॉल हैव हैव कॉन्सेंट्रेशन
0.25 ग्राम पर ml। और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि थीटा बताइए, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन कितना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आया। प्लस ट्यूब बुटानॉल है एक्वस सॉल्यूशन का, जिसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है, और जो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन है वो 1.5 डिग्री है। ठीक है, 1.5 डिग्री है। तो आपको बोल रहा है कि अल्फा बताइए प्लस ट्यूब बुटानॉल के लिए। यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब भी दिया है। इसमें क्या है, आपको ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन पूछा है। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा एल सी। हमें क्या पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है, थीटा दिया है, एल दिया है, लेंथ ऑफ ट्यूब भी दिया है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है 0.5 ग्राम पर ml। तो वैल्यू पुट करते हैं, निकाल लेते हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा आपका 1.5, अल्फा अल्फा ही तो पूछा है, लेंथ कितना, लेंथ 40 सेंटीमीटर। क्या लेंथ हम 40 सेंटीमीटर रखेंगे? नहीं फ्रेंड, लेंथ हम किस में रखते हैं, डेसीमीटर में रखते हैं। तो यहाँ पे लेंथ कितना दिया आपका, सेंटीमीटर में दिया है। तो एक डेसीमीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक डेसीमीटर जो होता है आपका वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो जब आप इसको 10 से डिवाइड कर दो, है कि नहीं, जब आप इसको 10 से डिवाइड कर दोगे, देखो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1/10 डेसीमीटर। तो आप सेंटीमीटर की जगह पे ये लिख लो, सेंटीमीटर की जगह पे 1/10 डेसीमीटर, जीरो से जीरो कट गया तो 4 डेसीमीटर। यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब 40 सेंटीमीटर है, और हम इसको हमें लेंथ ऑफ ट्यूब किस में रखना होता है, डेसीमीटर में। यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका लेंथ ट्यूब का डेसीमीटर में, और कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.5। अब अल्फा निकाल लीजिए, अल्फा कितना है 1.5, 4 इंटू 0.5, 1.5/2 0.75, 0.75। ठीक है, समझ में आया? फिर आपका पहले पार्ट का सोल्यूशन। अब इसका दूसरा पार्ट भी हमें पूछा है। इसमें हमें क्या निकलवा रहा है, थीटा निकाल रहा है, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन। इसके लिए अल्फा होना चाहिए, लेंथ ऑफ ट्यूब होना चाहिए, और कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब हमें दिया है 30 सेंटीमीटर, कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है 0.25 ग्राम पर ml। अल्फा नहीं दिया है। यदि हमें अल्फा दिया होता तो हम ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, अल्फा नहीं दिया है फ्रेंड, पर हम यही वाला अल्फा यूज कर सकते हैं। मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो प्लस और माइनस फॉर्म होता है, जो डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म होता है, उसमें अल्फा का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, और दोनों एक दूसरे के इनैनिसोमर्स होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी 2 बुटानॉल होना चाहिए, टू भी, यहाँ पे भी 2 बुटानॉल होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के इनैनिसोमर्स फॉर्म होना चाहिए, बस प्लस और माइनस होना चाहिए, मतलब एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, बाकी कंपाउंड सेम होना चाहिए, जो कि इस केस में है। तो इसी का जो अल्फा है हम इसमें यूज कर सकते हैं, बस साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो इसका अल्फा है वही हम इसमें यूज कर देंगे, बस साइन जो है चेंज कर देंगे। यहाँ पे अल्फा जो आपका प्लस है, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -0.75। इतना समझ में आ रहा है फ्रेंड, बताइए, समझ में आ रहा है ना? इनैनिसोमर्स फॉर्म का जो अल्फा होता है सेम होता है मैग्नीट्यूड में, बस डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट होता है। इसका अल्फा प्लस और इसका माइनस, और ये दोनों एक दूसरे के इनैनिसोमर्स फॉर्म भी है। यहाँ पे भी 2 बुटानॉल, यहाँ पे भी 2 बुटानॉल, बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो हमें मिल गया अल्फा। अब थीटा हमारा आसानी से निकल जाएगा। थीटा अल्फा की जगह पे -0.75 लेंथ ऑफ ट्यूब। देखो लेंथ ऑफ ट्यूब 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, तो हमें किस में रखना है, डेसीमीटर में। तो सेंटीमीटर की जगह पे यदि हम ये रख देंगे, तो ये आपका 3
जो है हो जाएगा डेसीमीटर में। कॉन्सेंट्रेशन 0.25, 0.25, थीटा इक्वल टू -0.75। अब ये भी आपका हो जाएगा 0.75। और थीटा कितना हो जाएगा, इसको बस कैलकुलेट कर लीजिए। 0.75, 0.75, तो ये हो गया आपका 25 और 49, 8 डिजिट के बाद ना। थीटा इक्वल टू -0.5025। ठीक है ना। कैलकुलेशन गलत हो गया है क्या? 56 होगा शायद। 37 और ये आपका 5 और 3, 49 और 51। ठीक है, 5, 7, 12 और 314 और 5525। देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कुछ गलत होगा तो उसको सही कर लीजिएगा। तो -0.5525 माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये थीटा माइनस और यहाँ पे आपका थीटा प्लस था। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो प्लस फॉर्म का अल्फा है या डी फॉर्म का जो अल्फा है वो हम एल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, और एक दूसरे के दोनों इनएंशियोमर्स फॉर्म होना चाहिए। ठीक है ना, तो याद रखना। चलिए, समझ में आया फ्रेंड? हम्म। चलिए, अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें हमने डी और एल फॉर्म के लिए अलग अलग कैलकुलेशन किया है ना। डी फॉर्म के लिए अलग और एल फॉर्म के लिए अलग। तो क्वेश्चन में दोनों मिक्स होके भी आ सकते हैं, दोनों का मिक्सचर बना के भी आपको दे सकता है। जैसे देखिए, अल्फा और +2 ब्यूटेनॉल 10, 500 ml of +2 butanol have concentration 0.1 gram per ml, mixed with -2 butanol have concentration 0.05 gram and volume 1500 ml। ठीक है, इसमें आपको पूछा है आप थीटा फाइनल निकालिए और परसेंटेज रैस्मिक मिक्सचर और आपको बोले परसेंटेज इनाइन शुगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को मिक्स कर दिया, प्लस और माइनस फॉर्म।
डी और एल फॉर्म को दोनों को मिक्स कर दिया है, तो इसमें आपको थीटा फाइनल पूछ रहा है, थीटा फाइनल। और यहाँ पे प्लस अल्फा दिया है +2 ब्यूटेनॉल का, और यहाँ पे आपको एक चीज और दिया है, लेंथ ऑफ ट्यूब। जो ट्यूब का लेंथ है वो 1 डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर है। ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि आपका पहले डी फॉर्म था, ब्यूटेनॉल का डी फॉर्म था, प्लस फॉर्म +2 ब्यूटेनॉल। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, 0.1 ग्राम पर ml, और इसका जो वॉल्यूम है वो है 500 ml। ठीक है, ये हो गया +2 ब्यूटेनॉल का। यहाँ पे आपका -2 ब्यूटेनॉल भी है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.05, सही है ना कॉन्सेंट्रेशन, ग्राम पर ml। और इसका जो वॉल्यूम है वो है 1500 ml, और इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है नहीं, मिक्स विथ, इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो मिक्स करके फ्रेंड जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा, इसमें दोनों वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, है कि नहीं, दोनों वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो होगा 2000 ml। सोचिए, एक बीकर में 500 ml वाटर और दूसरे बीकर में 1500 ml वाटर, और दोनों को एक नए बीकर में डाल दो, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दोनों का जो वॉल्यूम ऐड हो जाएगा ना, यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम ऐड हो गया, 500 प्लस 1500, 2000 ml। इतना सुनना है फ्रेंड। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें मास से कैलकुलेशन करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो टफ होगा। मास से जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, मास से जो कैलकुलेशन होता है वो आसान होता है। अभी देखो, इन दोनों को मिला के क्या नया कॉन्सेंट्रेशन आएगा, हम कर सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला हमारे पास है, वो उतना टफ होता है। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का मास निकालते हैं, और मास से फिर क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो मास कैसे निकालेंगे, तो मास का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, जो कि हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, और फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मास बाय वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो क्या इसका मास निकाल सकते हैं, देखो कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम, तो कॉन्सेंट्रेशन को तुम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा मास निकल के आ जाएगा। इसका जो मास होगा फ्रेंड वो कितना आएगा, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे 0.1 मास, और वॉल्यूम की जगह पे 500, इसका जो मास होगा वो आएगा 50 ग्राम, और ये प्लस होगा क्योंकि ये प्लस फॉर्म का मास है, ये प्लस फॉर्म का मास है, तो प्लस फॉर्म का मास प्लस होगा। इसका बताइए, इसका भी इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इसका भी हम क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जब इसमें ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे जो मास आएगा वो कितना आ जाएगा, 75 का, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे मास क्या होगा, माइनस होगा। समझ आ रहा है, इसका मास प्लस और इसका मास माइनस, क्योंकि ये माइनस फॉर्म का है, ये प्लस फॉर्म का है। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे फ्रेंड, जो 50 ग्राम प्लस है और 75 ग्राम माइनस है, तो बचेगा कितना बताइए, +50, +50 और -75, तो बचेगा कितना, -25। मतलब ये सोल्यूशन का फाइनल फॉर्म जो बन रहा है, उसमें क्या होगा, जिसमें आप दोनों को मिक्स कर रहे हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ एल फॉर्म होगा, क्योंकि देखो जो ये जो आपका प्लस फॉर्म है, वो जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जो माइनस फॉर्म है उसको कैंसिल कर देगा। इसका 50 ग्राम जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा लाइट में, इसका 50 ग्राम है उसको कैंसिल कर देगा, फिर भी इसके पास 25 ग्राम बच गया है,
और उसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, वो तो एज इट इज बच गया ना फ्रेंड। इसका 50 ग्राम समझ लीजिए प्लेन पोलराइट को क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो इसका जो 50 ग्राम है उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। फिर भी इसके पास जो 25 ग्राम बच गया वो तो अपना इफेक्ट दिखाएगा, और क्योंकि ये माइनस फॉर्म है, लीवो फॉर्म है, तो मास जो होगा वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और यहाँ समझ में भी आ रहा है, ये +50 और -25 में से कितना बच गया, -25। तो जो फाइनल सोल्यूशन बना है इसका मास कितना है, -25 ग्राम। जो फाइनल सोल्यूशन बना है उसका मास कितना है, -25 ग्राम। इसमें हमें क्या पूछा है, इसका एंगल ऑफ रोटेशन पूछा था, फाइनल एंगल ऑफ रोटेशन। तो क्या इसके लिए आप अल्फा बता सकते हैं फ्रेंड। अब देखो जो फाइनल सोल्यूशन बना है वो है लीवो फॉर्म, है लीवो फॉर्म है कि नहीं। क्यों, डेस्ट्रो फॉर्म का जो भी इफेक्ट था उसको लीवो फॉर्म ने कैंसिल कर दिया। फाइनली जो ये सोल्यूशन है वो लीवो फॉर्म है, पर अल्फा जो दिया है वो तो डेस्ट्रो फॉर्म के लिए दिया है। टेन जो दिया है आपका अल्फा तो डेस्ट्रो फॉर्म के लिए दिया है, तो लीवो फॉर्म के लिए हम कैसे पता करेंगे, बस इसके साइन को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसके साइन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो लीवो फॉर्म का जो आपका अल्फा है निकल आएगा। ठीक है, हमारे पास मास है, हमारे पास वॉल्यूम है, कितना है सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम कितना है, 2000 ml। उसके बाद हमारे पास अल्फा है -10। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है एंगल ऑफ रोटेशन, थीटा पूछ रहा है, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन पूछ रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं फ्रेंड। देखो दोनों को जैसे ही मिक्स करेंगे तो इसका 50 ग्राम प्लस और इसका 50 ग्राम माइनस कैंसल, तो इसका 25 ग्राम बच गया। ठीक है, वो भी माइनस फॉर्म में। तो हमारे पास हमको क्या निकालना है, हमको थीटा निकालना है फ्रेंड, थीटा। थीटा का जो फॉर्मूला होता है अल्फा एल सी। तो अल्फा तो है हमारे पास -10, अल्फा तो है हमारे पास -10। लेंथ ऑफ ट्यूब वो भी है हमारे पास 1 डेसीमीटर। फिर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है हमारे पास फ्रेंड, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नहीं है हमारे पास। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो यहाँ पे मास है वॉल्यूम है, तो निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन। मास कितना है 25 और वॉल्यूम कितना है 2000। समझ में आ रहा है, मास कितना है 25 और वॉल्यूम कितना है 2000, यहाँ पे रख देंगे। तो 25/2000। अब यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे। अभी कुछ स्टूडेंट का डाउट होगा कि सर यहाँ पे भी माइनस लगाइए, यहाँ पे माइनस लगाइए, मास जो है माइनस में है। क्यों, तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे मास माइनस रखा है, कभी भी मास माइनस होता है क्या फ्रेंड, नहीं। यहाँ पे माइनस ये चीज को बता रहा है कि जो मास है वो लीवो फॉर्म का है, मास कभी भी माइनस नहीं होता है। वो तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये +50 और ये -75। पर आपको पता है मास कभी भी निगेटिव नहीं होता है, मास और बिट कभी भी निगेटिव होता है नहीं, जीरो हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बस समझाने के लिए मैंने आपको मास नेगेटिव लिखा था, यहाँ पे मास नेगेटिव लिखने का यही मतलब है कि जो मास है सिर्फ लीवो फॉर्म का है, डेस्ट्रो फॉर्म का जो भी मास था, जो भी इसका इफेक्ट था, उसको लीवो फॉर्म ने कैंसिल कर दिया, इसलिए मास यहाँ पे 25 और वॉल्यूम कितना 2000। अल्फा के साथ माइनस है, और अल्फा हमें किसके लिए दिया था, +डी के लिए दिया था, एल के लिए हमने क्या किया माइनस ला के वही यूज कर लिया। तो कर सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है सेम होता है। जीरो से जीरो कट गया, तो ऊपर बच गया आपका 25 और नीचे 2000। तो 25 2000, तो -1/8, -1/8, 25 8 जा 200 ना, -1/8। तो इसको जब हम काटेंगे -0.125, -0.125, यहाँ पे जो थीटा फाइनल आएगा वो कितना आएगा आपका -0.125। क्यों माइनस आ रहा है, क्योंकि सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ लीवो फॉर्म बच गया था, डेस्ट्रो फॉर्म को तो लीवो फॉर्म ने कैंसिल कर दिया था। तो लीवो फॉर्म तो एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करता है, तो थीटा में जो भी रोटेशन आया है वो एंटी क्लॉकवाइज ही आया, इसलिए माइनस। इतना समझ में आया फ्रेंड, इतना समझ में आया, चलिए। और हमें क्या पूछा है कि परसेंटेज रेसमिक मिक्सचर,
तो हमारे पास डी का कितना मास था, डी का कितना मास था और एल का कितना मास था। हमारे पास डी फॉर्म का जो मास था वो था 50 ग्राम, और एल फॉर्म का जो मास था वो था -75 ग्राम। और आपको पता है फ्रेंड, रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है, डी और एल फॉर्म का जो प्रोपोर्शन होता है कैसा होता है, इक्वल होता है। जितना आपका डी फॉर्म होता है उतना ही आपका क्या होता है, एल फॉर्म होता है। रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है, दो फॉर्म होता है, एक होता है आपका डी फॉर्म, एक होता है डी और एक होता है एल, और दोनों का अमाउंट क्या होता है, फिक्स होता है, इक्वल होता है। दोनों का जो प्रोपोर्शन होता है क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखो यदि हम एल फॉर्म को 75 ले लेंगे तो क्या हम डी फॉर्म को 75 ले पाएंगे फ्रेंड, नहीं, उतना तो है ही नहीं, हमारा रेसमिक मिक्सचर तो बन ही नहीं पाएगा। यदि हम डी को 60 ले लेंगे, सॉरी एल को 60 ले लेंगे, तो क्या डी हमारे पास 60 है, नहीं, तो रेसमिक मिक्सचर बन ही नहीं पाएगा। रेसमिक मिक्सचर हमारा कब बनेगा, जब हम 50 ग्राम डी ले ले और 50 ग्राम एल ले ले, उसी केस में हमारा रेसमिक मिक्सचर बनेगा ना, 50 ग्राम डी 50 ग्राम एल। या आप ऐसे भी सोचिए, ये 50 प्लस 75 कितना हो गया, ये हो गया आपका 125। तो 125 में से कितना मास जो है वो रेसमिक मिक्सचर बनाएगा, 125 में से कितना मास जो है रेसमिक मिक्सचर बनाएगा, तो मेरे ख्याल से 100, इसका 50 और इसका 50 मिलकर क्या बनाएंगे आपका रेसमिक मिक्सचर। इसका 50 जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो उसका जो 50 है उस इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, इसी को तो हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं ना। तो डी फॉर्म जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एल फॉर्म उसको कैंसिल कर देता है। और हमने पढ़ा था कि रेसमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर में क्या होगा, इसका 50 और इसका 50, डी फॉर्म का 50 और एल फॉर्म का 50 मिलकर क्या बनाएंगे, रेसमिक मिक्सचर बनाएंगे। तो पूरा मास कितना है, पूरा मास जो है आपका 125 ग्राम है, पूरा मास जो है आपका 125 ग्राम है। और यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर कितना मास, रेसमिक मिक्सचर में कितना मास मिलकर रेसमिक मिक्सचर बना रहे, 100 ग्राम। तो परसेंटेज रेसमिक मिक्सचर निकाल लीजिए। रेसमिक मिक्सचर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेसमिक मास, रेसमिक मास, बस थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं, वरना आपको दिखेगा नहीं फिर। इसको मिटा दें, चलिए। तो परसेंटेज रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ये मास ऑफ रेसमिक मिक्सचर, मास ऑफ रेसमिक मिक्सचर अपॉन में टोटल मास इंटू 100, इंटू 100। तो रेसमिक मिक्सचर का मास कितना है, इसका 50 इसका 50, तो 100, टोटल मास कितना है 125 इंटू 100। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 25 पंचे 125 100 और 4 और ये आपका 20, तो 80%। तो रेसमिक मिक्सचर का परसेंटेज कितना है, 80। रेसमिक मिक्सचर का जो परसेंटेज है कितना है, 80 है। और इनैंशियोमर्स एक्सेस, तो देखो रेसमिक मिक्सचर बनाने के बाद जो भी मास बच गया वही होगा आपका इनैंशियोमर्स एक्सिस। इनैंशियोमर्स एक्सिस का मतलब है कि डी और एल फॉर्म में से कौन सा फॉर्म एक्सिस में है और कितना है, उसी वही हमें परसेंटेज निकालना है। एक बात आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक्सिस में कौन है, डी फॉर्म एक्सिस में है कि एल फॉर्म एक्सिस में, एल फॉर्म एक्सिस में, और कितना 25 ग्राम। देखो इसका 50 और इसका 75, तो कितना है, कितना एक्सेस है इसका, 25 ग्राम जो है वो एक्सेस में। पूरा मास जो था वो कितना था 125 ग्राम, जिसमें से 100 तो रेसिपी मिक्सचर बनाने में खर्च हो गया, तो बचा कितना
25 बना, वो 25 किसका है, एक्सेस का है। इसमें एक जो एल फॉर्म है उसका 25 ग्राम क्या है, एक्सेस में। यदि नहीं होता, इसका भी 50 होता, इसका भी 50 होता, तो कोई भी इनएंचोमर एक्सेस में नहीं होता। तो उस केस में आपका परसेंटेज इनएंचोमर एक्सेस कितना होता, 0 होता। यदि इसका 100 होता, इसका 50 होता, तो परसेंटेज इनएंचोमर एक्सेस कितना होता, उसमें मास कितना होता है, 50 ग्राम। मतलब ये एल फॉर्म है, इसका जो मास है इससे 50 ग्राम ज्यादा है। यहाँ पे परसेंटेज इनएंचोमर एक्सेस जो होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा, एक्सेस मास ऑफ इनएंचोमर्स फॉर्म, इनएंचोमर्स दोनों में से कौन से फॉर्म का मास कितने एक्सेस में, अपॉन में टोटल मास इंटू 100। समझ आ रहा है, दोनों में से इनएंचोमर्स फॉर्म में से इस इनएंचोमर्स फॉर्म का मास एक्सेस में और कितना है। तो मेरे ख्याल से जो एल फॉर्म है उसका मास एक्सेस में और 25 ग्राम ज्यादा है, 25 ग्राम एक्सेस में। इनएंचोमर्स एक्सेस की जगह पे 25, टोटल मास कितना है 125 इंटू 100, तो 25 पंचे 125 और ये आपका 20। तो 20% जो है, ये टोटल मास है 125 ग्राम, जो टोटल मास है उसका जो 20% है वो इनएंचोमर्स एक्सिस है। बाकी 80% क्या है, रेसमिक मिक्सचर है। अब हमेशा ध्यान देना कि रेसमिक मिक्सचर और इनएंचोमर्स एक्सिस, परसेंटेज इनएंचोमर्स एक्सिस जो है वो दोनों का परसेंटेज मिला के कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ठीक है, दोनों का इनएंचोमर्स परसेंटेज, इन दोनों का जो परसेंटेज मिला के कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, जो कि इस केस में है। तो यहाँ पे 80% जो है रेसमिक मिक्सचर बनाने में खर्च हुआ और 20% जो है वो इनएंचोमर्स एक्सेस है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल प्योरिटी। परसेंटेज इनएंचोमर्स एक्सेस को ही फ्रेंड हम बोलते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी। अब क्यों कहते हैं इसको ऑप्टिकल प्योरिटी, क्योंकि यही जो फॉर्म है, यही जो मास है, वही तो ऑप्टिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा ना। ये जो आपका जो इनएंचोमर्स एक्सेस का जो मास है वही ऑप्टिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। जो आपके प्लेन पोलराइज लाइट में जो भी रोटेशन आएगा सिर्फ और सिर्फ इसी मास के कारण आएगा। तो इनएंचोमर्स एक्सेस का जो मास है उसी कारण आएगा, बाकी जो भी मास था उसी कारण तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 125 ग्राम में से जो 100 ग्राम मास है, वो उसका तो प्लेन पोलराइज लाइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। इसमें से 50 इसका है, 50 इसका है, तो जो भी इसके 50 ने प्लेन पोलराइज लाइट में जो भी इफेक्ट दिखाएगा, इसका जो 50 है इसको कैंसिल कर देगा। तो 125 ग्राम में से जो 100 ग्राम है वो सिर्फ दिखाने के लिए, वो प्लेन पोलराइज लाइट में कोई भी रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। जो सिर्फ 25 ग्राम है वही प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, ऑप्टिकल प्योरिटी भी कह देते हैं। तो परसेंटेज इनएंचोमर्स पिक्चर को ऑप्टिकल प्योरिटी के नाम से भी पहचानते हैं। तो इनएंचोमर्स एक्सिस को ही हम ऑप्टिकल प्योरिटी के नाम से पहचानते हैं। तो ये हो गया आपका रेसमिक मिक्सचर और ये हो गया आपका इनएंचोमर्स एक्सिस या ऑप्टिकल प्योरिटी। अब इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है फ्रेंड, उस शॉर्टकट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप काफी आसानी से इनएंचोमर्स एक्सिस या ऑप्टिकल प्योरिटी निकाल सकते हैं। और उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप रेसमिक मिक्सचर का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला जो है वो है परसेंटेज ऑफ इनएंचोमर एक्सिस इक्वल टू डी माइनस एल अपॉन में डी प्लस एल इंटू 100। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप परसेंटेज इनएंचोमर्स एक्सिस या परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल प्योरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे डी और एल में क्या रखना है, तो कोई कुछ भी रख लीजिए, डी और एल का कुछ भी रख लीजिए आप। मास रख मास रख सकते हैं आप, परसेंटेज मोल रख सकते हैं आप, परसेंटेज रख सकते हैं डायरेक्ट, कुछ भी डी और एल फॉर्म का
डायरेक्ट आप मास रख लीजिए। हाँ, पर यदि आपने डी का मास रखा है तो फिर एल का भी आप मास ही रखेंगे। ऐसा नहीं है आपने डी का मास रख लिया और एल का परसेंटेज रख लिया। इन दोनों फॉर्मूले में चाहे आप डी का मास रख लीजिए, चाहे आप डी का मोल रख लीजिए, चाहे डी और एल का परसेंटेज रख लीजिए। अब ऐसा क्यों? देखो, डी और एल फॉर्म जो है फ्रेंड, ये कैसे हैं? ये आपके इनएंशियोमर स्फीयर है, तो इनका मोलार मास फिक्स ही होगा ना, दोनों का मोलार मास सेम ही होगा। इसलिए हम कुछ भी ले सकते हैं, मास भी ले सकते हैं, मोल्स का फ्रैक्शन ले सकते हैं और परसेंटेज ले सकते हैं। जैसे इस फॉर्मूले को देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डी और एल का मास रख के चेक करते हैं कि इसमें जो आंसर आया वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डी का मास कितना है फ्रेंड? डी का मास जो है वो है 50 और एल का कितना है? 75। यहाँ पे भी 50 प्लस 75 इंटू 100 इंटू 100। तो देखो, इसका आंसर तो -25 आएगा, और क्योंकि मॉड है तो बाहर आके प्लस हो जाएगा इंटू 100, तो 25। मॉड के बाहर आपको पता ना सारी चीजें प्लस हो जाता है, तो 25 पंचे 125 और 20। तो परसेंटेज ऑफ इनहेंशियोमर एक्सेस या ऑप्टिकल प्योरिटी कितना आया? 20% आया। और यदि आपको इनहेंशियोमर एक्सेस का परसेंटेज या ऑप्टिकल प्योरिटी का परसेंटेज मिल गया है, तो आप रेसमिक मिक्सचर का परसेंटेज तो निकाल ही लेंगे। कैसे? अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रेसमिक मिक्सचर प्लस ऑप्टिकल प्योरिटी का जो परसेंटेज होता है, रेसमिक मिक्सचर प्लस ऑप्टिकल प्योरिटी का जो परसेंटेज होता है, दोनों का मिला कितना होता है? 100 होता है। तो रेसमिक मिक्सचर का जो परसेंटेज होगा वो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ इनहेंशियोमर मिक्स इनहेंशियोमर एक्सेस हो जाएगा या ऑप्टिकल प्योरिटी हो जाएगा। इस तरीके से आप परसेंटेज ऑफ रेसमिक मिक्सचर निकाल सकते हैं। ठीक है ना? इस शॉर्टकट फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करके आप इनहेंशियोमर स्फीयर का इनहेंशियोमर एक्सेस का परसेंटेज या ऑप्टिकल प्योरिटी का परसेंटेज निकाल सकते हैं। और एक बार जब आपको ऑप्टिकल प्योरिटी का परसेंटेज मिल गया, तो आप रेसमिक मिक्सचर का परसेंटेज तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि जो इनहेंशियोमर एक्सेस और रेसमिक मिक्सचर का जो परसेंटेज होता है, दोनों का मिला कितना आता है? 100 आता है। 100 में से यदि आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका रेसमिक मिक्सचर का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? ये 20 आया था, तो 100 माइनस 20 80। तो रेसमिक मिक्सचर का परसेंटेज कितना है? 80 आएगा, जो कि हमारा आंसर भी था। है कि नहीं फ्रेंड? चलिए, चलिए थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं फ्रेंड, ये रेसमिक मिक्सचर और इनहेंशियोमर एक्सेस होता क्या है। जैसे एक आपका डी फॉर्म है, एक आपका एल फॉर्म है, इसमें आपका रेसमिक मिक्सचर रेसमिक मिक्सचर का परसेंटेज और इनहेंशियोमर एक्सेस का परसेंटेज, और इसी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल प्योरिटी। प्योरिटी, ठीक है ना? यदि आपका डी फॉर्म 100% है, तो एल फॉर्म कितना होगा? 0 होगा। यदि डी 100% है तो एल फॉर्म कितना है? 0 है। रेसमिक मिक्सचर का परसेंटेज कितना होगा फ्रेंड? बताइए। रेसमिक मिक्सचर का परसेंटेज कितना होगा? 0। रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है? डी और एल फॉर्म दोनों मिला के होता है और इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। यदि इसका 0 होगे लोगे तभी तो आप इसका 0 ले पाओगे ना। इसका तो इसके पास कुछ है नहीं, इसका 0, इसका 0, 0%। और इनैंशियोमर्स एक्सेस मतलब एक इनैंशियोमर्स का फॉर्म
दूसरे फॉर्म से कितना परसेंट ज्यादा है, 100% ज्यादा है। यहाँ पे देख रहे हो डी जो है वो एल से 100% ज्यादा है। यहाँ पे इनइंशियोमस एक्सेस कितना हो जाएगा, 100%। समझ में आ रहा है। रेसिप्रोकल मिक्सचर में क्या होता है, दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन होता है। यहाँ पे तो आप इसका जीरो ही ले पाओगे, तो है ही नहीं, इसका भी आपको जीरो ही लेना पड़ेगा। अब यदि इसका 80 हो जाए डी फॉर्म, तो एल फॉर्म कितना होगा, 20 होगा। देखिए डी फॉर्म 80 हो जाए तो एल फॉर्म 20। उस केस में रेसिप्रोकल मिक्सचर कितना होगा फ्रेंड, 20 एल का और 20 डी का, तो 40% आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल मिक्सचर। और इनइंशियोमस एक्सेस क्या है कि एक इनइंशियोमस फॉर्म दूसरे फॉर्म से कितना ज्यादा है। यहाँ पे कौन ज्यादा है, डी फॉर्म ज्यादा है कि एल फॉर्म ज्यादा है, डी फॉर्म ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, 60% जो है एल फॉर्म से ज्यादा है, 60% जो है एल फॉर्म से ज्यादा है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, रेसिप्रोकल मिक्सचर और इनइंशियोमस एक्सेस का जो परसेंटेज है मिला के 100 होना चाहिए। यदि ये 40 हो गया तो हो गया आपका 60। और यही क्या है आपका प्योर है, ऑप्टिकल प्योरिटी यही प्रोड्यूस करेगा। देखो इसका जो 80% मास है उसमें से जो 20% मास है वो तो ये एल वाला फॉर्म खत्म कर देगा। इसका 20% जो मास है वो एल वाला फॉर्म जो है उसको कैंसिल कर देगा, तो बच कितना आ गया, 60%। और वही क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। जो डी का 60% है वही ऑप्टिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। अब यदि इसका 50 हो जाए तो इसका भी 50 होगा। इस केस में इनइंशियोमस रेसिप्रोकल मिक्सचर का परसेंटेज कितना होगा फ्रेंड, 50-50, दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन, तो 100% हो जाएगा इस केस में आपका रेसिप्रोकल मिक्सचर। एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल मिक्सचर का जो परसेंटेज होगा कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा आपका। यदि रेसिप्रोकल मिक्सचर 100 हो गया तो इनइंशियोमस एक्सेस कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि दोनों का परसेंटेज मिला के 100 होना चाहिए। यदि 100 होगा तो 0 होगा। वरना आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि दोनों इनइंशियोमस फॉर्म में से कौन एक्सेस में, दोनों में से कोई भी एक्सेस में नहीं है, दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन है, तो इनइंशियोमस एक्सेस कितना है, 0 है। इनइंशियोमस एक्सेस कितना है, 0 है। और यदि यहाँ पे 60 हो जाए तो यहाँ पे कितना होगा, 40 होगा, है कि नहीं। यदि यहाँ पे 60 हो जाए, नहीं चलिए अब इसको कम करते हैं, इसको अब हम करते हैं 40। यदि ये 40% हो जाए, 20 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा। यदि ये 20 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इस केस में रेसिप्रोकल मिक्सचर कितना होगा, इसका 20 और इसका 20, है कि नहीं। रेसिप्रोकल मिक्सचर में दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल अमाउंट में लेना होता है, तो इसका 20 प्लस इसका 20, तो 40% हो गया आपका रेसिप्रोकल मिक्सचर, है कि नहीं। 40% हो गया आपका रेसिप्रोकल मिक्सचर। और इनइंशियोमस एक्सेस कितना होगा, तो 100 में से 40 माइनस कर दो, तो इनइंशियोमस एक्सेस कितना होगा, 60 होगा। और इस बार कौन सा फॉर्म एक्सेस में है, ये वाला फॉर्म, एल वाला फॉर्म जो है फ्रेंड वो एक्सेस में है। एल वाला फॉर्म जो है आपका एक्सेस में है। इस बार डी वाला फॉर्म क्या है, कम है, लिमिटेड है। यहाँ पे जो एल वाला फॉर्म है वो एक्सेस में है। यहाँ पे यदि इसका 100 हो जाए तो ये आपका 0 हो जाएगा। इस केस में रेसिप्रोकल मिक्सचर कितना आएगा, 0 प्लस 0, तो 0% होगा आपका रेसिप्रोकल मिक्सचर। और इनइंशियोमस एक्सेस कितना होगा, 100। ये जो आपका एल फॉर्म है ये 100% ज्यादा है डी फॉर्म से, तो इनइंशियोमस एक्सेस कितना होगा, ज्यादा, 100% ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे डी फॉर्म 100% था, एल फॉर्म 0 था। रेसिप्रोकल मिक्सचर में डी और एल का इक्वल प्रोपोर्शन लेना होता है। यदि हम इसका 20 ले लें तो क्या इसका 20 ले पाएंगे, नहीं। इसका 50 ले लें तो इसका 50 ले पाएंगे, नहीं। इक्वल प्रोपोर्शन कब बनेगा, जब हम इसका भी 0 ले लें इसका भी 0 ले लें, तो 0 0 0। यहाँ पे रेसिप्रोकल इनइंशियोमस एक्सेस कितना आया, 100 आया। मतलब ये जो डी फॉर्म है वो एल फॉर्म से 100% ज्यादा है। ठीक है, इसमें बताइए फ्रेंड, यहाँ पे जो डी फॉर्म है वो 80% है और एल फॉर्म कितना है, 20% है। तो रेसिप्रोकल मिक्सचर में क्या होता है, इक्वल प्रोपोर्शन लेता है, इक्वल प्रोपोर्शन लेना होता है। तो ये 20, ये भी 20, 40% हो गया आपका रेसिप्रोकल मिक्सचर। और जो 60 होगा वो इनइंशियोमस एक्सेस होगा, तो जो डी फॉर्म है वो एल फॉर्म से 60% ज्यादा है। यहाँ पे बताइए 50 डी 50 एल, तो 100% आपका रेसिप्रोकल मिक्सचर। और इनइंशियोमस एक्सेस कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे भी इनइंशियोमस एक्सेस 60 और यहाँ पे भी
एनेंटियोमर्स में एक्सेस 100। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इन दोनों केस में क्या है, कौन सा फॉर्म ज्यादा है, फर्स्ट और सेकंड में कौन सा फॉर्म ज्यादा है, डी फॉर्म ज्यादा है। और लास्ट का जो आपका फोर्थ और फिफ्थ है, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें कौन सा फॉर्म ज्यादा है, इसमें देखिए आप एल फॉर्म ज्यादा है। एनेंटियोमर्स एक्सेस जो आपका 60% आया है, उसमें एल फॉर्म का जो परसेंटेज है वो डी फॉर्म से ज्यादा है। और यहाँ पे भी जो एल फॉर्म का परसेंटेज है वो डी फॉर्म से ज्यादा है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म ज्यादा है, यहाँ पे डी फॉर्म जो है वो एक्सिस में है, और यहाँ पे जो एल फॉर्म है वो एक्सिस में है। यहाँ पे डी फॉर्म, इन दोनों में डी फॉर्म एक्सिस में, और यहाँ पे एल फॉर्म जो है वो एक्सिस में। यहाँ पे कैसा रोटेशन होगा, यहाँ पे आपका क्लॉक वाइज रोटेशन होगा। जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसका आपका क्लॉक वाइज रोटेशन होगा। यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन होगा। यहाँ पे आपका एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन होगा, यहाँ पे क्लॉक वाइज और यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज, और यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं होगा, नो रोटेशन, क्योंकि दोनों का परसेंटेज इक्वल है। ये जितना भी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो इसको कैंसिल कर देगा। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कैंसिल है, इसके 20% को इसका 20% कैंसिल कर देगा, फिर भी 60% तो बचा है ना, वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ पे तो पूरा 100% जो है अपना इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है रेसिस्टिव मिक्सचर क्या होता है, इनएंशियोमर्स एक्सिस क्या होता है। तो आपके पास फॉर्मूला भी, आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डी माइनस एल अपॉन में डी प्लस एल इंटू 100। ये हो गया आपका ऑप्टिकल प्यूरिटी और इनएंशियोमर्स पेयर, परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्यूरिटी और परसेंटेज ऑफ इनएंशियोमर्स एक्सिस का फॉर्मूला। एक बार जब आपका इनएंशियोमर्स एक्सिस और परसेंटेज ऑप्टिकल प्यूरिटी निकल गया, तो रेसमिक मिक्सचर तो आप निकाल ही लेंगे। रेसमिक मिक्सचर का परसेंटेज और ऑप्टिकल प्यूरिटी का परसेंटेज दोनों मिला के कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है फ्रेंड, बताइए। तो अल्फा, अल्फा क्या होता है, अल्फा जो होता है फ्रेंड, ये होता है आपका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का। और अल्फा जो है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अल्फा जो होता है कांस्टेंट होता है फॉर प्योर कंपाउंड, प्योर कंपाउंड के जो आपका अल्फा होता है वो कांस्टेंट होता है और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू होता है। और जो मिक्सचर का अल्फा होता है फ्रेंड, जो मिक्सचर का अल्फा होता है वो चेंज हो सकता है, ठीक है ना, वो चेंज हो सकता है या चेंज होता ही है। मिक्सचर का जो अल्फा होता है वो चेंज होता है, चेंज होता ही है। जैसे आपके क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डी फॉर्म दिया है या सिर्फ और सिर्फ एल फॉर्म दिया है, तो उस केस में अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और आपको क्वेश्चन में लिख के आएगा। यदि क्वेश्चन में सिर्फ डी फॉर्म है और एल फॉर्म है, उस केस में अल्फा कांस्टेंट होता है, और उस केस में आपको क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू लिख के आएगा। तो जब मिक्सचर होगा ना, मिक्सचर, उस केस में क्या होता है, जो अल्फा की वैल्यू होता है वो चेंज होता है। कैसे निकाल सकते हैं मिक्सचर के लिए अल्फा, इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, अल्फा मिक्सचर अपॉन में अल्फा प्योर इक्वल टू परसेंटेज इनएंशियोमर, इनएंशियोमर एक्सेस, परसेंटेज इनएंशियोमर एक्सेस और परसेंटेज ऑप्टिकल प्यूरिटी। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर का अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मिक्सचर का अल्फा निकाल सकते हैं। और परसेंटेज इनएंशियोमर एक्सेस क्या होता है, या परसेंटेज ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या होता है, डी माइनस एल अपॉन में डी प्लस एल इंटू 100, डी माइनस एल अपॉन में डी प्लस एल इंटू 100। ठीक है, चलिए देखिए, अल्फा और प्लस 2 ब्यूटेनॉल इज 12 यहाँ पे हमें 2 ब्यूटेनॉल का जो अल्फा दिया है कितना दिया है, 12.5।
और क्या है 20 ग्राम ऑफ +2 ब्यूटेनॉल मिक्स मिक्स विथ 80 ग्राम 80 ग्राम ऑफ -2 ब्यूटेनॉल टू फॉर्म सॉल्यूशन ऑफ 10 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 20 ग्राम +2 ब्यूटेनॉल और 80 ग्राम -2 ब्यूटेनॉल यदि आप मिक्स करोगे तो एक 10 लीटर सोल्यूशन बन के आता है। तो इसमें आपको पूछ रहा है अल्फा निकालिए आप मिक्सचर का। मिक्सचर बनाए कि नहीं बनाए? बनाए। देखो जब आप 20 ग्राम को 80 ग्राम से मिक्स कर दोगे यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। तो उस मिक्सचर का आप अल्फा निकालिए। यहाँ पे प्योर सब्सटेंस का अल्फा दिया हुआ है, आपको मिक्सचर का पूछ रहा है। ठीक है, चलिए। तो एक चीज बताइए फ्रेंड, जो मिक्सचर का अल्फा होगा वो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? मेरे ख्याल से तो निगेटिव होगा, क्योंकि मिक्सचर में जो ये ब्यूटेनॉल है उसका अमाउंट ज्यादा है, जो ब्यूटेनॉल है उसका अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो जो अल्फा जो आप प्योर है, यहाँ पे जो आपको प्योर अल्फा रखना है, प्योर कंपाउंड का अल्फा रखना है, उसमें मैं अल्फा की वैल्यू +12/5 रखूं या अल्फा की वैल्यू फ्रेंड मैं -12/5 रखूं? यहाँ पे जो दिया हुआ है अल्फा वो +2 ब्यूटेनॉल का दिया हुआ है जो कि एक प्योर कंपाउंड है। अब -2 ब्यूटेनॉल भी एक प्योर कंपाउंड है, दोनों मिला के एक मिक्सचर बना रहे हैं। यहाँ पे मैं अल्फा की जगह पे +12.5 रखूं या -12.5? -12.5, क्योंकि देखो जो आपका सोल्यूशन बनेगा, जो आप 20 ग्राम 20 ग्राम प्लस और 80 ग्राम माइनस को मिला के जो आप सोल्यूशन बना रहे हो, उसमें क्या होगा, जो 60 होगा वो माइनस वाला बच जाएगा। ठीक है ना, 60 जो होगा आपका ये माइनस वाला तो बच जाएगा। मतलब ये जो आपका माइनस ब्यूटेनॉल है वही आपका फाइनली मिक्सचर में बचेगा। तो अल्फा तो आप उसी के रखोगे ना प्योर की जगह पे। तो अल्फा मिक्सचर, चलिए इसको मिटा दे। तो अल्फा मिक्सचर का हमें निकालना है। प्योर का अल्फा कितना है? प्योर का जो अल्फा है वो है आपका -12.5। समझ में आया ना? +12.5 क्यों नहीं रखा? वो तो कब रखते हैं जब आप +2 ब्यूटेनॉल का अमाउंट ज्यादा होता है। इस केस में -2 ब्यूटेनॉल का अमाउंट ज्यादा है, इसलिए हम क्या रखेंगे, अल्फा की जगह पे माइनस, अल्फा प्योर की जगह पे -12.5 परसेंटेज इन आइसोमर्स एक्सेस, जिसका फॉर्मूला है D-L/, D+L/100। और यहाँ पे डी और एल की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं, मास, परसेंटेज, मोल रेशियो। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, मास, तो मास ही रख लेते हैं। 20D और 80 आपका एल, यहाँ पे 20D + 80L × 100। देखो ये हो जाएगा -60 और ये 100 × 100। अब जैसे मोड से बाहर निकलेगा तो +60/100/100, 100 से 100 कट गया, मिटा दी इसको। तो अल्फा मिक्सचर ये 12.5 उससे चल जाएगा, तो -12.5 × 60, तो -125 × 6, तो कितना हो जाएगा 250 750। ठीक है ना, मिक्सचर का जो अल्फा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 750 आ रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मिक्सचर का अल्फा निकाल सकते हैं। याद रखेंगे जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका अल्फा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और ये जो डी और एल फॉर्म होता है
सेम इनैंशियोमर पेयर का, इनैंशियोमर पेयर में जो डी और एल फॉर्म होता है उसमें उसका जो अल्फा होता है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बस साइन क्या होता है, अपोजिट होता है, डी का प्लस होता है, एल का माइनस होता है। और प्योर सब्सटेंस का या प्योर कंपाउंड का जो अल्फा होता है वो कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू आपको एग्जाम में आपको देगा। और आपका जो मिक्सचर का अल्फा होता है, जो आपका मिक्सचर का जो अल्फा होता है वो चेंज होता है। उसका ये फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं मिक्सचर का अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यही था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। गुड बाय।